हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसमें आपके दो पेपर हो चुके हैं, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, दो पेपर आपके कंप्लीट हो गए हैं। पेपर 3 आपका होने को है और इसके बाद जो आपका पेपर फोर्थ योगा वाला है वो योगा की क्लासेस हमने करा दी हैं। ठीक है, इससे पहले योगा की क्लासेस दोनों करा दी हैं, आपके शॉर्ट नोट्स भी करवा दी हैं, एमसीक्यूज भी करवा दी हैं, उनको आप देख लीजिएगा। तो अब ये पेपर 3 है, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया। ठीक है, अब ये जो आपके शॉर्ट नोट्स है पहले हम लोग इसको कवर करते हैं, इसके बाद एमसीक्यूज करेंगे। ओके, एक एक लाइन में आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, पूरा पेपर आपको यहीं से मिलेगा। चैप्टर फर्स्ट देखिएगा, कहता है कि देखिए जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है और यहाँ से कई क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जीवन पर्यंत, गर्भ से कब्र तक शिक्षा चलती रहती है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन और परिमार्जन होता रहता है। क्योंकि जैसे जैसे हम शिक्षित होते चले जाते हैं, माइंड डेवलप होता चला जाता है, सीखते चले जाते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता चला जाता है। आप लोग खुद अनुभव कीजिए, आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले आपकी सोच क्या थी, आप क्या थे, और आज जब आप सीख रहे हैं तो आपका उसी चीज को लेकर के सोचने का तरीका, नजरिया बदल गया होगा, है ना। तो ये जैसे जैसे हम सीखते चले जाते हैं हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता चला जाता है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था निम्न प्रकार, प्रेजेंट में जो शिक्षा व्यवस्था है वो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यचर्या, इन 3 पर डिपेंड करती है ना। इन तीनों को मिलकर के ही हमारा एजुकेशन प्रोसेस चल रहा है, जिसको हम शिक्षा व्यवस्था कहते हैं। शिक्षा क्रियाओं का आधार पाठ्यवस्तु या विषय वस्तु होती है। जो एजुकेशन एक्टिविटीज है उनका बेस क्या है, आपका सिलेबस। ओके, विषय वस्तु के सामान्य प्रारूप को पाठ्यचर्या कहते हैं। जो सामान्य प्रारूप है, जो जनरल फॉर्मेट देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड पाठ्यचर्या। शिक्षा की प्रक्रिया की धुरी पाठ्यचर्या है। एजुकेशन प्रोसेस का जो बेस्ड है वो पाठ्यचर्या है। पाठ्यचर्या ही शिक्षा का आधार है, क्योंकि बिना पाठ्यचर्या के कब तक आप सत्यनारायण की कथा सुनाते रहेंगे और बच्चे सुनते रहेंगे, विदाउट सिलेबस। पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जिन उद्देश्यों को लेकर के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिन उद्देश्यों की प्राप्ति चाहते हैं, वो आपका करिकुलम एंड सिलेबस के माध्यम से ही प्राप्त हो पाता है। ओके, यह एक ऐसा साधन है, कौन, पाठ्यचर्या, जो छात्र और अध्यापक को जोड़ने का काम करता है। क्योंकि छात्र और अध्यापक के बीच की कड़ी कौन है, आपका पाठ्यचर्या। अभी आपको अंतर बताएंगे कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, सिलेबस और करिकुलम में क्या अंतर है, आगे समझाएंगे भी। पाठ्यचर्या में किसी भी कक्षा के निहित विषयों के साथ साथ स्कूल के समस्त कार्यक्रम आते हैं। समझिए, ये पॉइंट समझने वाला है। पाठ्यचर्या क्या होती है कि किसी भी कक्षा में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो तो इसमें इंक्लूड हैं ही, साथ में उस स्कूल में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जो गतिविधियां हो रही हैं एजुकेशन रिलेटेड, वो सब कुछ करिकुलम में ऐड हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। कनिंघम कहते हैं कि पाठ्यचर्या अध्यापक रूपी कलाकार यानी आर्टिस्ट के हाथ में वो साधन है जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ रूपी शिष्य यानी मटेरियल को अपने कलागृह रूपी स्कूल यानी कि स्टूडियो में अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार विकसित अथवा रूप मोल्ड प्रदान करता है। ये परिभाषा बहुत ही रेयर हो तो ना आए, नहीं तो ये 100% आएगी ही आएगी। पाठ्यचर्या शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पाठ एवं चर्या। अब यहाँ पे पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य, चर्या का अर्थ है नियम पूर्वक अनुसरण करना। पाठ्यचर्या को अंग्रेजी भाषा में करिकुलम कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरिसियर या फिर कुर्रेर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान, अ रेस कोर्स। पाठ्यक्रम सिलेबस को केवल विभिन्न विषयों के पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित माना जाता है। आगे दोनों चीजें,
यहाँ पे कैरिकुलम है सर, यहाँ पे सिलेबस है, अंतर बता दो, अभी बता देंगे आगे, ठीक है। सिलेबस को केवल विभिन्न विषयों के पुस्तकीय ज्ञान तक ही समझा जाता है, सीमित माना जाता है, जबकि कैरिकुलम उस स्कूल में होने वाली समस्त गतिविधियां इंक्लूड हो जाती हैं विद सिलेबस, ठीक है। चलिए अभी आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। पाठचर्या कैरिकुलम से तात्पर्य उसके विस्तृत रूप से है, इसके अंतर्गत विद्यालय में होने वाली समस्त गतिविधियां इसमें आ जाती हैं, ठीक है। पॉल हिरस्ट कहते हैं पाठचर्या ऐसी गतिविधियों का समायोजन है, पाठचर्या ऐसी गतिविधियों का समायोजन है जिनके द्वारा छात्र जहां तक संभव हो निश्चित परिणामों और उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। मुनरो के अकॉर्डिंग पाठचर्या सारे अनुभवों को अपने में सम्मिलित करता है, जिसका प्रयोग विद्यालय द्वारा बालक को शिक्षित करने के उद्देश्य से होता है। फ्रांसिस जे ब्राउन के अकॉर्डिंग कहा गया है पाठचर्या उन समग्र परिस्थितियों का समूह है जिसकी सहायता से शिक्षक और विद्यालय उन सभी बालकों तथा नवयुवकों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं जो विद्यालय से होकर गुजरते हैं। डॉक्टर दीपक शर्मा के अकॉर्डिंग सिलेबस पाठ्यक्रम किसी विषय से संबंधित सामग्री होती है, ठीक है। सिलेबस किसी विषय से संबंधित सामग्री है जिसको छात्रों की रुचियों, आवश्यकता और निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। इसमें छात्रों का एक निश्चित स्तर तक मानसिक विकास होता है, ठीक है। ये डेफिनेशंस हैं, आप याद कर लीजिएगा, आ जाए तो आप निशान सही टिक कर दीजिएगा। पाठचर्या सदैव पूर्ण नियोजित होती है, पहले से पूरी तय होती है। पाठचर्या के 4 मुख्य आधार होते हैं। सर कौन कौन से 4 मुख्य आधार होते हैं बता दीजिए। देखिए, सामाजिक शक्तियाँ, स्वीकृत सिद्धांतों द्वारा प्राप्त मानव विकास का ज्ञान, अधिगम का स्वरूप और ज्ञान तथा संज्ञान का स्वरूप, ये पाठचर्या के 4 मुख्य आधार होते हैं। मूल पाठ्यक्रम या कोर प्रधान पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं और बाकी विषय आपकी इच्छा पर डिपेंड करते हैं। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब ये है कि मूल पाठ्यक्रम या कोर प्रधान पाठ्यक्रम वो पाठ्यक्रम होता है जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स अनिवार्य होते हैं, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, आपको लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। आप उससे बच नहीं सकते, आपको लेने ही पड़ेंगे। कुछ ऐच्छिक होते हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करते हैं, जो मर्जी चूज करो। जैसे आपके 4th सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट आपके अनिवार्य हैं, पेपर 1st, 2nd, 4th, 3, ठीक है। और जो 4th पेपर है उसमें 2 हैं, एक योगा है, एक मेजरमेंट वाला है, वो आपका ऐच्छिक हो जाएगा। मन पड़े योगा पढ़ो, मन पड़े मेजरमेंट पढ़ो, तो ये ऐच्छिक हो गया। कोर प्रधान पाठ्यक्रम क्योंकि समस्या सुलझाने पर बल देता है। पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन पूछ लेगा कि समस्या सुलझाने पर बल देता है कौन सा पाठ्यक्रम, तो कोर प्रधान पाठ्यक्रम। इसलिए इसमें विषय एक दूसरे से अलग करके नहीं पढ़ाए जाते। किस पाठ्यक्रम में विषय एक दूसरे से अलग करके नहीं पढ़ाए जाते? कोर प्रधान पाठ्यक्रम में। वर्ण कई विषय एक साथ ही पढ़ाए जाते हैं, किसमें? कोर प्रधान पाठ्यक्रम में। भारतीय संदर्भ में बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए कोर पाठचर्या के अंतर्गत 3 तत्वों को बहुत महत्व दिया जाता है। बाह्य सृष्टि, बाहरी रचना, सामाजिक वातावरण और कलाएं तथा हस्तकलाएं, इनको बहुत महत्व दिया जाता है। कोर प्रधान पाठ्यक्रम किसकी देन है? अमेरिका की देन है। कोर प्रधान पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं बाल केंद्रित होता है। कोर प्रधान पाठ्यक्रम कैसा होता है सर? ये बाल केंद्रित होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। इसमें बालक के अनुभव को केंद्र माना जाता है। किस प्रकार के पाठ्यक्रम में? कोर प्रधान पाठ्यक्रम में बालक के अनुभव को केंद्र माना जाता है। प्रच्छन्न पाठचर्या हिडन करिकुलम को किसी शिक्षक की बजाय विद्यालय द्वारा पढ़ाया जाता है। ये क्या मतलब हुआ सर, शिक्षक की बजाय विद्यालय द्वारा? देखिए, विद्यालय में जाकर के हम सिर्फ शिक्षा, किताबी ज्ञान ही ग्रहण नहीं करते, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो स्वतः सीखते चले जाते हैं विद्यालय के माध्यम से, तो वो विद्यालय हमको सिखा रहा है ना। वो होता है हिडन कैरिकुलम। क्या होता है? प्रच्छन्न पाठचर्या। प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा सबसे पहले 1968 में
के फिलिप जैक्सन ने अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम में प्रयोग किया था। लाइफ इन क्लासरूम पुस्तक किसकी है? के फिलिप जैक्सन की है। प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा किसने दी? के फिलिप जैक्सन ने दी। किस सन में दी? 1968 में दी। ये जो प्रच्छन्न हिडन करिकुलम है, इसको छिपा हुआ पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। अल-सुबैक कहते हैं कि छिपा हुआ पाठ्यक्रम शैक्षिक परिस्थितियों में मौजूद अनकहे या अंतर्निहित मूल्यों, प्रक्रियाओं, व्यवहार और मानदंडों को संदर्भित करता है। इस तरीके से चैप्टर फर्स्ट हमारा क्लियर हो जाता है। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर कहता है पाठचर्या के तत्वों का समन्वय पाठचर्या की सफलता की गारंटी देता है। समझिए पॉइंट को। पाठचर्या के तत्वों का जो समन्वय है वो पाठचर्या की सफलता की गारंटी देता है। ठीक है। अब जैसे पाठचर्या के इसमें पाठचर्या के 4 मुख्य घटक हैं जो पाठचर्या का निर्धारण करते हैं। पहला है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, सामग्री या विषय वस्तु, कंटेंट, तरीके या सीखने के अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। ठीक है, ये 4 चीजें इसमें इंक्लूड है। पॉइंट अगला कहता है कि सामाजिक भिन्नता को ध्यान में रखकर पाठचर्या का स्वरूप विकसित किया जाता है। किसको ध्यान में रख करके? सामाजिक भिन्नता को ध्यान में रख करके। सामाजिक भिन्नता का मतलब ये है कि जैसे जो बालक हैं उनके अंदर भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है ना। किस प्रकार के समाज को कैसे सिलेबस की जरूरत है, वह समाज किस तरीके से पिछड़ा हुआ है, उसको कैसे आगे ले जाना है, उस चीज की उस तरह की चीजें उस सिलेबस में डाल करके उस समाज की उन्नति करने के लिए वो सिलेबस तैयार किया जाता है। तो सामाजिक भिन्नता को ध्यान में रख करके सिलेबस तैयार किया जाता है। पाठचर्या मूल रूप से एक नियोजित शैक्षिक कार्यक्रम होता है। जब हम शैक्षिक उद्देश्यों की बात करते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि वे उद्देश्य निश्चित ध्येय यानी मंजिल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये ध्येय 3 स्तरों पर निर्मित किए जाते हैं। परम ध्येय, ध्येय का मतलब यहाँ पे जैसे मंजिल से है, मध्यस्थ ध्येय और समीपस्थ ध्येय। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। शिक्षा के परम ध्येय का संबंध 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा के परिणाम से है। परम ध्येय किसी निश्चित समयावधि में चलने वाली शिक्षा के परिणामों का सूचक है। इतनी बात क्लियर है। मध्यस्थ ध्येय शिक्षा की किसी अवस्था या किसी विषय वस्तु जैसे भाषा, विज्ञान आदि से संबंधित होते हैं। इन्हें चरम ध्येय के सहायक अथवा साधक के रूप में समझा जाना चाहिए। मध्यस्थ ध्येय, ये मध्यस्थ ध्येय जो है ये शिक्षा की किसी अवस्था या किसी विषय वस्तु जैसे भाषा, विज्ञान आदि से संबंधित होते हैं। इनको विशिष्ट ये तो इसकी बात मध्यस्थ ध्येय की बात कर रहे थे। समीपस्थ ध्येय को विशिष्ट उद्देश्य भी कहा जाता है। ये कक्षा के व्यवहार से संबंधित होते हैं। किसी पाठ या इकाई को पढ़ाने और समझ लेने के बाद विद्यार्थी क्या कर सकेगा, उसकी संप्राप्ति क्या होगी, समीपस्थ ध्येय इसी का क्लेरिफिकेशन देता है। इन्हें अनुदेशात्मक उद्देश्य, व्यावहारिक उद्देश्य या अधिगम की निष्पत्ति भी कहते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। किसी भी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम को सफल और प्रभावशाली बनाने के लिए सिद्धांतों के आधार पर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। जिस प्रकार के सिद्धांत उसी तरीके के उद्देश्यों का निर्धारण होता है। ठीक है, जिससे कि पाठचर्या एवं योजना का निर्धारण किया जा सके। पाठ्यक्रम का निर्माण उद्देश्यों पर आधारित होता है। ठीक है, कि बच्चे को किस तरीके के उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है उसी के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही पाठचर्या निर्माण की सफलता को निर्धारित करता है। जैसे आपका उद्देश्य है सरकारी टीचर बनना, ठीक है, अब उस तरीके का सिलेबस आप पढ़ेंगे बीएड में, उस तरीके का सिलेबस आपके लिए तैयार किया गया है कि बालक अगर सरकारी टीचर बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस तैयार किया गया है, वही पढ़ करके ही आप सरकारी टीचर बन पाएंगे। तो उसी तरीके का पाठ्यक्रम भी निर्माण किया जाता है। कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है तो उसके लिए उस तरीके का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। पाठ्यक्रम के तीनों क्षेत्रों को मिलाकर के सामसिक मॉडल प्रस्तावित करने वाले आर.एच. दबे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, कौन है? आर.एच. दबे। राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना 2005 में छात्र में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास किया जाना प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 में विभिन्न भाषाओं एवं मातृभाषा को उचित स्थान प्रदान कर भाषाई समस्या का समाधान किया गया है।
राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना 2005 में सामाजिक एकता से संबंधित विषय वस्तु को समाहित कर सामाजिक एकता के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण कदम भी उठाया गया है। पाठचर्या के चयन के 3 स्तर होते हैं। पाठचर्या के चयन के 3 स्तर होते हैं। विषय वस्तु, क्षेत्र का संकल्पनात्मक प्रारूप और आधारभूत तथ्य संकल्पनाओं का चयन होता है इसमें, और विषय वस्तु के विशिष्ट बिंदुओं का भी चयन होता है। और ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलते हैं। कैसे चलते हैं? सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलते हैं ये स्तर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट कहता है पाठचर्या के लिए विषय वस्तु स्वयं में पर्याप्त होनी चाहिए। पाठचर्या कैसे होनी चाहिए? पाठचर्या के लिए विषय वस्तु जो है वो स्वयं में क्या होनी चाहिए? पर्याप्त होनी चाहिए, जिसके लिए ये आवश्यक है कि चयनित विषय वस्तु सार्थक, स्वयं में पर्याप्त एवं मितव्ययी है। पाठचर्या की विषय वस्तु में सार्थकता, सिग्निफिकेंस होना चाहिए। पाठचर्या के लिए चयनित जो विषय वस्तु है वो वैलिड होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए। पाठचर्या हेतु चयनित विषय वस्तु रुचिकर, इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए, है ना। जब तक विषय वस्तु रुचिकर नहीं होगी, इंटरेस्टिंग नहीं होगी, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक उसका क्या ही रिजल्ट मिलेगा। शिक्षार्थी किसी भी विषय वस्तु को तभी सीखते हैं जब उनमें रुचि होती है। विषय वस्तु के चयन के पश्चात उसका संगठन करना भी अति आवश्यक है। पाठचर्या मुख्यतः अधिगम की ही योजना होती है, लर्निंग का ही एक प्लान होता है। पाठचर्या संरचना का अंतिम सोपान संपूर्ण प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से मूल्यांकन करना है। ठीक है, और हमारा पाठचर्या 2 भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में विभाजित होता है सर? 2 भागों में विभाजित होता है, नियोजन और क्रियान्वयन। ठीक है, पाठचर्या नीतियों को लागू करने का सारा उत्तरदायित्व विद्यालय और संस्थान पर होता है। पाठचर्या की जो नीतियां हैं उनको लागू करने का उत्तरदायित्व विद्यालय और संस्थान पर होता है। व्हीलर ने पाठचर्या की संरचना को वृत्ताकार माना है। नोट कीजिए, पूछ लेता है प्रश्न बार बार कि संरचना, पाठ्यक्रम की संरचना को वृत्ताकार किसने माना है? व्हीलर ने। अर्बन के अनुसार मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। दृश्य श्रव्य सामग्री बालकों को सीखने के लिए राजमार्ग, हाईवे का काम करती है। मॉसमैन ने अधिगम अनुभवों के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में अधिकांशतः गुणात्मक रूप में मापन होता है। विज्ञान बालकों में सूक्ष्म निरीक्षण एवं विश्लेषण की शक्ति उत्पन्न करता है। फिलिप एवं टेलर ने पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन किया है। कैरिकुलम जो प्रोसेस पुस्तक है वो पुस्तक व्हीलर ने लिखी है। कैरिकुलम प्रोसेस पुस्तक किसने लिखी है? व्हीलर ने। फिलिप एवं टेलर ने क्या किया है? पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन किया है। ओके, इतनी बात कर रहे थे, वेरी गुड। अगला चैप्टर नंबर 3 देखिए। चैप्टर 3 को शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी चीज़ समझा दें। देखिए, आप ऊपर अभी 2 चीज़ें पढ़ रहे थे। एक तो पढ़ रहे थे आप सिलेबस, ठीक है, जिसको हम कह रहे थे पाठ्यक्रम। ओके, एक आप क्या पढ़ रहे थे? सिलेबस, पाठ्यक्रम। दूसरा आप पढ़ रहे थे कैरिकुलम, जिसको हम कह रहे थे पाठचर्या। ओके, ये 2 चीज़ें हैं, पाठचर्या। इनमें अंतर क्या है सर? ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इसमें अंतर ये है कि जैसे आप लोग बीएड कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो बीएड है वो 2 साल का है और इसमें 4 सेमेस्टर है। ओके, अब ये जो 2 साल का बीएड आपका जो तैयार किया गया, ये आपका कैरिकुलम है कि इसका पूरा कैरिकुलम पहले ही फिक्स कर दिया गया है कि 2 साल में 4 सेमेस्टर होंगे। इस सेमेस्टर में ये किताबें होंगी, सेकंड सेमेस्टर में ये किताबें होंगी, और इसमें ये वाइबा होगा, ये फाइलें बनेंगी, ये एक्टिविटीज़ होंगी बीएड में। फिर आपका ये इतने दिन आपकी टीचिंग लगेगी, आपको टीचिंग करनी है, लेसन प्लान बनने हैं, फाइल्स बननी हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपका 2 साल का बीएड तैयार होगा। ये एक पूरा कैरिकुलम हो गया। कैरिकुलम का मतलब कि जितनी भी गतिविधियां हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, सब पढ़ाई के साथ साथ और प्लस आपकी पढ़ाई, वो सारा कुछ इंक्लूड करके, सारा कुछ मिला करके आपका पाठचर्या बनता है। सिलेबस आपका हर सेमेस्टर में चेंज हो जाता है। कैरिकुलम एक बार फिक्स कर दिया जाता है, ये दोबारा चेंज नहीं होता। सिलेबस आपका हर सेमेस्टर में चेंज हो जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस अलग था, सेकंड का अलग हो गया, थर्ड का अलग हो गया, फोर्थ का सिलेबस आपका अलग हो गया। तो ये अंतर होता है पाठ्यक्रम और पाठचर्या में।
पाठचर्या एक बार फिक्स कर दी जाती है, जितनी एक्टिविटीज हैं जो भी कुछ है सब इंक्लूड करके पाठचर्या करिकुलम तैयार होता है, और सिलेबस जो है वो आपका अलग तरीके से तैयार होता है, सिलेबस आपका बदलता रहता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए ये सिलेबस और करिकुलम। करिकुलम एक बार फिक्स हो गया, सिलेबस आपका हर सेमेस्टर में चेंज हो रहा। चलिए चैप्टर 3 देखिएगा। कहता है किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया के 3 पहलू होते हैं सर। शिक्षा क्यों, व्हाई ऑफ एजुकेशन, हाउ ऑफ एजुकेशन एंड व्हाट ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पे समझिए शिक्षा क्यों। शिक्षा क्यों का संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है, शिक्षा के उद्देश्यों से होता है। शिक्षा कैसे, इसका संबंध शिक्षण विधियों से, यानी कि शिक्षा क्यों आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको सरकारी टीचर बनना है, आपको अपने उद्देश्य प्राप्त करने हैं, इसलिए आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा कैसे ग्रहण कर रहे हैं, तो जो आप टीचिंग मेथड्स का यूज कर रहे हैं, विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, उस तरीके से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा में क्या पढ़ रहे हैं आप, कौन सी चीजें पढ़ रहे हैं, तो वो आपका पाठ्यक्रम हो गया। इसका संबंध शिक्षा के पाठ्यक्रम से है कि आपका पाठ्यक्रम क्या है। ठीक है, इस प्रकार पाठ्यक्रम का सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षण विधियों से होता है। पाठ्यक्रम औपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। औपचारिक शिक्षा केवल विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि में ही संभव है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा, ऐसी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण उस समय की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के आधार पर होता है। औपचारिक शिक्षा विद्यालय में, क्योंकि औपचारिक शिक्षा में आपका सब कुछ पहले से तय है, पहले से सब कुछ फिक्स है, तय है। समय पर जाना है, समय पर आना है, समय पर हाफ टाइम होगा, समय पर खाना खाना है, किस पीरियड में कौन से टीचर पढ़ाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। यहीं पर इसका उल्टा ले लो, अनौपचारिक शिक्षा, जिसमें कुछ भी तय नहीं होता, जो जीवन भर चलती है, आप अपने घर परिवार समाज में सीखते हैं। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा ही विद्यार्थी अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। प्रभावशाली शिक्षण क्या है, देखिए इफेक्टिव टीचिंग। प्रभावशाली शिक्षण वह है जिससे अधिकांश शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके, अर्थात अधिक से अधिक अधिगम हो सके। B.O. स्मिथ महोदय का कहना है कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उसके विभिन्न चरों एवं उनके कार्यों का सही ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। और जो नेचर ऑफ टीचिंग है, शिक्षण की प्रकृति सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही, तथा यह कला एवं विज्ञान दोनों है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया के 3 वेरिएबल्स होते हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यवस्तु। क्या होते हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यवस्तु। शिक्षण के चरों के कार्यों की समानता चिकित्सक के कार्यों से की जाती है। शिक्षण के चरों के जो कार्य हैं उनका जो कंपैरिजन है, समानता है, वो जिस तरीके से एक डॉक्टर के कार्य होते हैं उनसे की जाती है। कैसे, अभी आप समझेंगे। शिक्षण के कार्यों का स्रोत चिकित्सक की क्रियाएं मानी गई हैं, जो क्रियाएं डॉक्टर करता है। शिक्षण चरों को 3 प्रमुख क्रियाएं करनी होती हैं। पहले वो निदान करता है, डायग्नोसिस करता है, फिर उसका प्रेस्क्रिप्शन करता है, फिर मूल्यांकन करता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले वो आपकी बीमारी को डायग्नोसिस करता है, पहले पहचानता है, फिर उपचार करता है, फिर उसका रिजल्ट निकल करके सामने आता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। शिक्षक क्या है, शिक्षक स्वतंत्र चर है। छात्र आश्रित चर है, जो टीचर पर डिपेंड है। पाठ्यवस्तु है, वो उसमें हस्तक्षेप कर रही है। शिक्षक और छात्र के बीच, तो वो हस्तक्षेप चर हो गया। ठीक है, ओके। प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षक सर्वप्रथम निदानात्मक काम करता है। उपचारात्मक कार्य का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। मूल्यांकन कार्य का उद्देश्य होता है उपचारात्मक कार्य की प्रभावशीलता की जांच करना, कि जो हमने उपचार किया वो कहाँ तक कारगर हुआ। जो डॉक्टर ने दवाई दी आपकी बीमारी को पहचान करके, उस दवाई ने कितना काम किया, आपको उससे कितना फायदा हुआ, ये मूल्यांकन में देखा जाता है। तो वही इसका उद्देश्य, उपचारात्मक कार्य की प्रभावशीलता की जांच की जाती है। मूल्यांकन का मानदंड उद्देश्यों की प्राप्ति माना जाता है, कि जो बीमारी ठीक करने के लिए डॉक्टर दवाई दे रहा था, क्या वो वास्तव में काम कर रही है, पेशेंट ठीक हुआ कि नहीं हुआ, वही काम यहाँ पे है। इसीलिए इसकी तुलना किससे की गई है, चिकित्सक से की गई है।
चलिए, शिक्षण को त्रिपक्षीय प्रक्रिया भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 पक्ष होते हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यवस्तु। इसकी संरचना के 3 प्रमुख पक्ष हैं। शिक्षण में संकेत एवं चिन्ह होते हैं, साइन एंड सिंबल्स इन टीचिंग होते हैं। शिक्षण की भाषा विज्ञान प्रक्रिया होती है, लिंग्विस्टिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग होता है। शिक्षण का तर्क द लॉजिक ऑफ टीचिंग होता है। चलिए, इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर कहता है पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण शिक्षक है, टीचर है। शिक्षकों में ज्ञान, अनुभव और व्यावसायिक उत्तरदायित्व की प्रबल भावना होती है। टीचर्स में, जो पाठ्यक्रम नियोजन में शक्ति का स्रोत सिद्ध होती है। शिक्षक का छात्र, विद्यालय और उनसे संबंधित सभी पक्षों से भावनात्मक संबंध होता है। शिक्षक का कैसा संबंध होता है? भावनात्मक संबंध होता है। पाठ्यक्रम का वास्तविक कार्यात्मक रूप कक्षा में ही प्रदान किया जाता है। पाठ्यक्रम का जो वास्तविक और कार्यात्मक रूप है वो कहाँ प्रदान किया जाता है? कक्षा में ही प्रदान किया जाता है। सेलर एवं अलेक्जेंडर ने 2 प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो नियोजित पाठ्यक्रम, प्लान्ड कैरिकुलम। दूसरा क्रियान्वित पाठ्यक्रम, जिसको एग्जीक्यूटेड कैरिकुलम कहते हैं। ये 2 प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं सेलर एवं अलेक्जेंडर ने। क्रियान्वित पाठ्यक्रम को वास्तविक पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। ठीक है, किस पाठ्यक्रम को वास्तविक पाठ्यक्रम भी कहा जाता है? क्रियान्वित पाठ्यक्रम को वास्तविक पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। लीज, फ्रेजर एवं जॉनसन की पुस्तक का नाम द टीचर इन कैरिकुलम मेकिंग है। द टीचर इन कैरिकुलम मेकिंग पुस्तक किसकी है? लीज, फ्रेजर एवं जॉनसन की है। मूल्यांकन के तरीके और तकनीकें पाठ्यचर्या के लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुरूप होती हैं। पाठ्यक्रम के संबंध में जॉन डीवी लिखते हैं कि, देखिए क्या लिखते हैं जॉन डीवी, कहते हैं मेरे एवं मेरे सहकर्मियों के समक्ष नवयुवकों की शिक्षा के संबंध में कोई पूर्व निर्धारित सिद्धांत नहीं थे। सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। विद्यालय मात्र कुछ विचारों, जिन्हें प्रश्न अथवा समस्याएं कहना अधिक उपयुक्त होगा, इनको लेकर के प्रारंभ किया गया था। ये जॉन डीवी का स्टेटमेंट है। एडवर्ड ए क्रग शिक्षकों को संभागित पार्टिसिपेशन को पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग मानते हैं। एडवर्ड ए क्रग कहते हैं पाठ्यक्रम आयोजन में शिक्षकों को भागीदार बनाना उन पर कोई एहसान करना नहीं है। एडवर्ड ए क्रग के अनुसार शिक्षकों के पास वह ज्ञान और अनुभव होता है जो पाठ्यक्रम विकास कार्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। हैमलेट नाटक डेनमार्क के राजकुमार के बिना ही खेला जा रहा है। यह जो लाइन है वो सर रोनाल्ड गोल्ड की है। वर्तमान समय पाठ्यचर्या विकास कार्य में शिक्षकों की समुचित भागीदारी के प्रयास विश्व के अधिकांश देशों में किए जा रहे हैं, किंतु ब्रिटेन इस कार्य में सबसे आगे है। आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम नियोजन कार्य में शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान हो। श्री जोसलिन ओवन ने तृतीय अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आयोजन में इस बिंदु को महत्वपूर्णता से उठाया था। क्या कहा था? पाठ्यक्रम नियोजन कार्य में शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। चलिए, चैप्टर 5 कहता है किसी समाज के लिए शिक्षा के पाठ्यचर्या का निर्धारण करने में, किसी समाज के लिए, ठीक है, क्योंकि समाज की उन्नति होनी है, समाज को किस तरीके की ज़रूरत है उसी तरीके से पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। तो उसका निर्धारण करने में दार्शनिक विचारधारा, सामाजिक मूल्यों, विश्वासों, परंपराओं, राजनीतिक विचारधारा, मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक प्रवृत्तियों आदि की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होती है। पाठ्यचर्या का विकास समाज के उद्देश्यों के अनुसार किया जाना चाहिए। समाजशास्त्र के प्रभाव से उत्पन्न सिद्धांत के अनुसार पाठ्यचर्या में मानव समाज के समस्त उपयोगी अनुभवों एवं क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक आधारित पाठ्यचर्या विकास में सबसे अधिक बल बालकों की रुचि, रुझान और योग्यता पर बल देता है। पाठ्यचर्या विकास का सर्वप्रमुख सिद्धांत यह है कि पाठ्यचर्या में उन्हीं विषयों, क्रियाओं एवं वस्तुओं को सम्मिलित किया जाए जिनका किसी न किसी रूप में बालकों के वर्तमान जीवन से संबंध हो और वे ही उनके भावी जीवन के लिए उपयोगी भी हों। पाठ्यचर्या शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। शिक्षा से संबंधित जो उद्देश्य हैं वो हम पाठ्यचर्या के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पाठ्यचर्या में
उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं का समावेश करना चाहिए जो शिक्षा के उद्देश्यों के अनुकूल हों। पाठचर्या में उन्हीं विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालकों के भावी जीवन में काम आ सकें। मनोविज्ञान बाल केंद्रित शिक्षा पर सबसे अधिक बल देता है, अतः इसके अनुसार पाठचर्या भी बाल केंद्रित होनी चाहिए। पाठचर्या में ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिससे उनकी रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। ओके, अगला पॉइंट, पाठचर्या विकास में इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि ज्ञान संबंधी क्रियाओं से भी बालकों को खेल की क्रियाओं के समान ही आनंद प्राप्त हो सके जैसे वो खेल रहे हों। रायबर्न कहते हैं, बालक जो कुछ विद्यालय से सीखता है उसके द्वारा उसमें ऐसी योग्यता आनी चाहिए कि वो जीवन की परिस्थितियों से अनुकूलन कर सके और आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों में परिवर्तन ला सके। पाठचर्या के अंतर्गत मानव जाति के अनुभवों की पूर्णता निहित होनी चाहिए। क्रो एवं क्रो का कथन है, पाठचर्या का विकास इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे वह बालकों को उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति में सहायता कर सके। ओके, पाठचर्या का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे प्रारंभ से ही बालक अपने जीवन में लोकतांत्रिक पद्धति को ग्रहण एवं धारण कर सकें। ओके, इस तरीके से पाठचर्या का निर्माण होना चाहिए। पाठचर्या निर्माण में विकास की सतत प्रक्रिया का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। वर्तमान भारत ने लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया है। लोकतंत्रीय व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए नागरिकों में जनतंत्रीय भावना का अधिक से अधिक विकास होना चाहिए। पाठचर्या के निर्धारण में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सम्मिलित किए जाने वाले विभिन्न विषय एक दूसरे से संबंधित हों, एक दूसरे से रिलेटेड हो, इंटीग्रेटेड हो, आपस में जुड़े हुए हों। इसका तात्पर्य क्या है? जुड़े हुए का मतलब क्या है कि एक विषय की शिक्षा दूसरे विषय की शिक्षा का आधार बन सके, है ना, बिल्कुल डिफरेंट ना हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हों। एक की शिक्षा दे रहे हैं तो उसका आधार दूसरी शिक्षा होनी चाहिए, है ना, ताकि बच्चा दोनों को जोड़ करके मिला करके पढ़ सके, दोनों को आपस में इंटीग्रेट करके उन चीजों को समझ सके। A.N. व्हाइटेड के अनुसार पाठचर्या शिक्षा जीवन की 3 अवस्थाओं कौतूहल, यथार्थता और सामान्यीकरण के अनुरूप होनी चाहिए। इस दृष्टि से पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जो बालकों को यथार्थ ज्ञान दे सके तथा जिससे वे वास्तविक जीवन में सफल हो सकें। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। अगला पॉइंट देखिएगा, चैप्टर नंबर 6 कहता है छात्र अधिगमकर्ता केंद्रित पाठचर्या। ये क्या है? अधिगमकर्ता केंद्रित पाठचर्या का अभिप्राय उस पाठचर्या से है जिसका संगठन बालक की प्रवृत्ति, रुचि, रुझान, आवश्यकता आदि को ध्यान में रख करके किया जाता है। इस पाठचर्या में विषयों की अपेक्षा बालकों को मुख्य स्थान दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा पॉइंट कि इस पाठचर्या में विषय को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, बालक को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जो छात्र या अधिगमकर्ता केंद्रित पाठचर्या, यहीं से समझ लीजिए छात्र केंद्रित, यानी कि छात्र यहाँ पे सेंटर में है, अधिगमकर्ता जो लर्नर है वो सेंटर में है, उसके अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी, है ना। तो यहाँ पे बालकों को मुख्य स्थान दिया जाता है, जैसे बालक कह रहा है उसके हिसाब से चलो, जैसे उसकी रुचि है, रुझान है, योग्यता है, क्षमता है, उसके हिसाब से चलो। इस पाठचर्या को हम मनोवैज्ञानिक पाठचर्या भी कह सकते हैं क्योंकि ये बालक की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं पर आधारित होता है। ये पाठचर्या फंक्शनल होती है, क्रियात्मक होती है, एक्टिविटी बेस्ड होती है, बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग का मौका देती है, करके सीखने पर बल देती है। यह शिक्षार्थियों को साभिप्रायुक्त पर्पसफुल अनुभव प्रदान करती है। यह पाठचर्या प्रयोजनवादी विचारधारा पर आधारित है। जो छात्र केंद्रित पाठचर्या है वो किस पर आधारित है? That is based on philosophy of experimentalism, यानी कि प्रयोजनवादी विचारधारा पर आधारित है। विषय केंद्रित पाठचर्या क्या होती है? जिसमें विषयों को महत्व दिया जाता है। यहाँ पे बालक का स्थान गौण हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, मुख्य स्थान विषय वस्तु का रहेगा। विषय केंद्रित पाठचर्या में विषय को आधार मानकर पाठचर्या को नियोजित एवं संगठित किया जाता है। इस प्रकार की पाठचर्या के निर्माण में किसी विषय को केंद्र बिंदु माना जाता है। विषय को केंद्र बिंदु, विषय को सेंटर में रखा जाता है।
विषय आधारित पाठचर्या में बालक की रुचि, योग्यताओं, क्षमताओं और आवश्यकताओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। बालक का इंटरेस्ट किस में है, उसकी योग्यता कितनी है, बेचारे की समझने की क्षमता कितनी है, डजंट मैटर, उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यहाँ पे बस सब्जेक्ट है, इसको पढ़ाना है, सिलेबस पूरा करना है, बात खत्म। समझ में आए या सिर के ऊपर से निकल जाए कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट, विषय केंद्रित होने की वजह से इस प्रकार के पाठचर्या का मुख्य उद्देश्य पुस्तकीय ज्ञान, बुकिश नॉलेज, और पुस्तकीय पाठचर्या, बुकिश करिकुलम की पूर्णता होती है। पाठ्यवस्तु में अंकित विषय वस्तु के आधार पर ही अध्यापक और विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान एवं ग्रहण करना पड़ता है। इस पाठचर्या में पुस्तकों पर अधिक बल दिए जाने के कारण इसे पुस्तक केंद्रित पाठचर्या भी कहा जाता है। किस पाठचर्या को पुस्तक केंद्रित पाठचर्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, विषय आधारित पाठचर्या या विषय केंद्रित पाठचर्या को पुस्तकीय पाठचर्या भी कहा जाता है, पुस्तक केंद्रित पाठचर्या भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। क्रिया केंद्रित पाठचर्या क्रिया या कार्य को आधार बनाता है, जो एक्टिविटी बेस्ड होता है, जो जिसमें एक्टिविटी को सेंटर में रखा जाता है, उसको महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत कक्षा कार्य के लिए अंतर्वस्तु का चयन शिक्षार्थियों की अभिरुचियों, आवश्यकताओं, समस्याओं और अनुभवों के आधार पर किया जाता है। यह पाठचर्या परंपरागत विषय आधारित पाठचर्या की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रकाश में आई है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका सूत्रपात प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री पेस्टोलॉजी और रूसो ने किया था, किंतु इसके वास्तविक प्रणेता प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षाविद जॉन डेवी थे। किसके? क्रिया आधारित पाठचर्या के। इस पाठचर्या में अधिगम अनुभवों की विभिन्न इकाइयों का एकीकरण सुविधाजनक ढंग से किया जा सकता है। अगला है समस्या केंद्रित पाठचर्या। ये क्या होती है सर? ये देखिए, इसमें प्रॉब्लम को सेंटर में रखा जाता है। किसी भी समुदाय की प्रकृति को दो तरह से समझा जा सकता है, समुदाय की परंपरा प्रियता और गतिशीलता, दूसरा समुदाय की मुक्त अवस्था और नियंत्रित अवस्था। प्रायः जो समुदाय जितना अधिक प्राचीन होता है वो उतना ही परंपरावादी भी होता है, अपनी उन्हीं पुरानी चीज़ों से जुड़ा भी होता है। ऐसे समुदाय में पाठचर्या में परंपराओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। समुदाय की प्रकृति का दूसरा पक्ष उसकी शासन व्यवस्था पर आधारित होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समुदाय को बहुत अधिक सीमा तक स्वतंत्रता रहती है। जहाँ तक समुदाय की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के ज्ञान का प्रश्न है तो उन्हें दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला तथ्यों से संबंधित, दूसरा मूल्यों से संबंधित। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। चैप्टर 7 देखिए। चैप्टर 7 कहता है कि पाठचर्या उपागम एक योजना है। पाठचर्या उपागम क्या है? पाठचर्या उपागम एक योजना है जिसका अपने छात्रों को अधिगम अनुभव अर्थात क्रियाएं प्रदान करने के लिए अध्यापक अनुकरण करते हैं। पाठचर्या का पैटर्न अर्थात डिजाइन पाठचर्या संचालन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली उपलब्धियों की प्रकृति को निर्धारित करता है। संगठित ज्ञान को ही विषय का अनुशासन कहते हैं। ठीक है, व्यापक स्तर ब्रॉड लेवल पर पाठचर्या निर्माता किसी भी विषय का व्यापक क्षेत्र लेकर निर्माण करते हैं, जैसे गणित, प्राकृतिक विज्ञान, व्यवहार का ज्ञान आदि। ओके, अगला देखिए, माध्यम स्तर पर पाठचर्या संगठनकर्ता पाठचर्या को विषय की इकाई में संगठित कर लेते हैं, जैसे प्रकाशिकी, अम्ल, क्षार, लवण, मस्तिष्क आदि। संकीर्ण स्तर पर इकाई की उप इकाई बनाकर पाठ का संगठन करते हैं। विषय आधारित उपागम विषय का संगठन तर्क पर आधारित होता है। यह दो प्रकार का होता है, विषय वस्तु केंद्रित कंटेंट सेंटर्ड, दूसरा संरचना केंद्रित यानी कि स्ट्रक्चर सेंटर्ड। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। विषय वस्तु केंद्रित पाठचर्या को परंपरागत पाठचर्या ट्रेडिशनल करिकुलम भी कहते हैं। विस्तृत क्षेत्र उपागम पारंपरिक विषय उपागम का परिवर्तित रूप है। कौन सा? विस्तृत क्षेत्र उपागम जो है यह पारंपरिक विषय उपागम का परिवर्तित रूप है, जहां परंपरागत पाठचर्या में शिक्षा के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाता है। विस्तृत क्षेत्र उपागम सही अर्थों में पूर्णतः विषय आधारित उपागम है।
इसमें ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को सहसंबद्ध और समकालिक करने के प्रयास किए जाते हैं। सामाजिक समस्या उपागम सोशल प्रॉब्लम अप्रोच के समर्थक मानते हैं कि व्यक्ति के अधिगम अनुभव इस संस्कृति और वातावरण के क्रियाकलापों पर आधारित होने चाहिए जिनमें वो रहता है। व्यक्ति का अधिगम कैसा हो, व्यक्ति का अधिगम अनुभव जो है वो जिस प्रकार की संस्कृति सभ्यता समाज में रह रहा है, जिस प्रकार के एटमॉस्फेयर में रह रहा है, उसके आधार पर होना चाहिए। सामाजिक समस्या उपागम के माध्यम से पर्यावरण, प्रजातिवाद, जनसंख्या संचार और तकनीकी जैसे विषयों पर पाठचर्या विकसित की जा सकती है। अध्येता केंद्रित उपागम लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है, समझिए इसको। पाठचर्या विकास के इस उपागम में विद्यालय अनुभवों द्वारा छात्रों को ऐसी विधियां सिखाने का प्रयास किया जाता है जिन्हें एक प्रभावी नागरिक समस्या समाधान और अपनी रुचि और जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग में लाता है। इस प्रकार की पाठचर्या योजना छात्रों के वर्तमान जीवन की जरूरतों पर आधारित होगी। यह उपागम छात्रों को विषय की अपेक्षा वर्तमान का सामना करने के लिए तैयार करता है। इस प्रकार की पाठचर्या उपागम की संस्तुति जॉन डीवी के लेबोरेटरी स्कूल से हुई है। जेम्स एम ली के अकॉर्डिंग छात्र केंद्रित पाठचर्या वो है जो पूर्णतः और समग्र रूप से सीखने वाले में निहित होती है। व्यवहारवादी उपागम बिहेवियरिस्ट अप्रोच की अगर बात करें तो ये क्या है, पाठचर्या के इस उपागम का आधार व्यवहारिक मनोविज्ञान है। इसमें शैक्षिक उद्देश्यों पर अधिक बल देते हुए पाठचर्या के प्रारूप को विकसित किया जाता है। छात्रों के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के रूप में उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। व्यवहार परिवर्तन का ज्ञान मूल्यांकन से होता है। व्यवहार परिवर्तन का ज्ञान किससे होता है, मूल्यांकन से होता है। अतः इसे मूल्यांकन प्रतिमान भी कहा जाता है। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। इस प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित सोपानों का अनुसरण किया जाता है, जैसे शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिपादन, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के अनुभवों का सृजन, बालकों में होने वाले व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन। बीएस ब्लूम ने शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षण एवं परीक्षण की क्रियाओं को उद्देश्य केंद्रित बनाने पर बल दिया है। आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण पर आधारित उपागम क्या है, इन्वायरमेंटल अप्रोच क्या है। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण में रहता है। ओके, प्रकृति में वो वनस्पति, पानी, हवा आदि के बीच रहता है। ऐसी पाठचर्या जिसमें उसके वातावरण से संबंधित उपागम के पाठ्यवस्तु निर्माण वातावरण से संबंधित विभिन्न इकाइयों का चयन करते हैं। वातावरण आधारित उपागम मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शैक्षिक महत्ता तो है ही, साथ ही इसमें क्रिया आधारित उपागम भी इंक्लूड है, यानी कि शामिल है। दक्षता आधारित उपागम क्या है, ये उपागम अधिगम की न्यूनतम दक्षता, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग कॉम्पिटेंसी और नैपुण्य अधिगम यानी कि मास्टरी लर्निंग पर आधारित होता है। ठीक है। और प्रणाली विश्लेषण उपागम की बात करें तो प्रणाली विश्लेषण उपागम का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रबंध तकनीक के रूप में हुआ था। प्रणाली एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिनमें परस्पर अंतराश्रित एवं अंतर संबंधित तत्व होते हैं जो एक साथ मिलकर का कार्य या उद्देश्य की प्राप्ति को पूरा करने में सहयोग देते हैं। प्रणाली उपागम के 4 तत्व माने जाते हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट, पर्यावरणीय संदर्भ। ठीक है। समन्वित उपागम की बात करें, इंटीग्रेटेड अप्रोच की, तो एकीकृत पाठचर्या से हमारा तात्पर्य उस पाठचर्या से है। देखिए समझिए, एकीकृत की बात हो रही है, समन्वित को ही एकीकृत कहा जाता है, इंटीग्रेटेड। इससे हमारा तात्पर्य उस पाठचर्या से है जिसमें उसके विभिन्न विषय एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होते हैं, सभी विषय एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनके बीच कोई अवरोध नहीं होता, बल्कि उनमें एकता होती है। समन्वित उपागम इस प्रकार पाठचर्या के विभिन्न विषयों के ज्ञान को विभिन्न खंडों में प्रस्तुत न करके सब विषय मिलकर ज्ञान को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हेंडरसन के अकॉर्डिंग कहा गया है, एकीकृत पाठचर्या वो पाठचर्या है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती। मानववादी उपागम किसी विषय क्षेत्र में सीखी गई संरचना, विषय वस्तु, संकल्पनाओं और सिद्धांतों के व्यवहार या उपयोग से संबंधित है। मानववादी उपागम विद्यार्थी में अभिप्रेरणा की सहायता से
ज्ञान प्राप्त करने और इसका प्रयोग करने पर बल देता है। ब्रूनर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में इस उपागम की जोरदार वकालत की है। इस उपागम को मानववादी कहते हैं क्योंकि यह अधिगम के मानवीय पक्षों पर बल देता है, जैसे विद्यार्थी की अभिरुचि, आवश्यकता, अभिप्रेरणा, निरंतर प्रयास आदि। ओके, चलिए यहाँ से चैप्टर 8 हमारा शुरू होता है। चैप्टर 8 कहता है कि पाठचर्या विकास यानी कि करिकुलम डेवलपमेंट, इसका अर्थ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से है, जो ऐसा प्रोसेस जो कंटिन्यू चल रहा है, जो कभी समाप्त नहीं होता। पाठचर्या का सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिस प्रकार के उद्देश्यों की जरूरत है उसी प्रकार का पाठचर्या और पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। पाठचर्या निर्माण आवश्यक रूप से एक अंतहीन प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत समुदाय में घटित होने वाले परिवर्तनों की दृष्टि से शिक्षा में गुणात्मक विकास की सतत खोज की जाती है। आवश्यकताओं का विश्लेषण। पाठचर्या विकास में लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं का विश्लेषण निम्न 3 दृष्टिकोणों से किया जाता है: राष्ट्र की दृष्टि से, समुदाय की दृष्टि से और अधिगमकर्ता की दृष्टि से। ठीक है, आधुनिक शिक्षा व्यवहार परक उद्देश्यों पर केंद्रित है। आधुनिक शिक्षा जो है वह व्यवहार परक उद्देश्यों पर केंद्रित है। पाठचर्या विकास के समय भी पाठचर्या की आवश्यकता का विश्लेषण करने के बाद उसके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, जिनका निर्धारण संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष के आधार पर होता है। ठीक है, पाठचर्या के विकास के दौरान उद्देश्यों के स्पष्टीकरण के पश्चात आगम तत्वों का विश्लेषण किया जाता है, जिसके अंतर्गत विषय वस्तु, रचनाकाल, उपलब्ध संसाधन और मूल्यांकन विधियों का विश्लेषण किया जाता है। संपूर्ण पाठचर्या के निर्माण और क्रियान्वयन के बाद उसकी जांच की जाती है, जिसे संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। यहाँ से चैप्टर 9 हमारा शुरू होता है। देखिए, कहता है जेम्स एम ली के अनुसार, किसके अनुसार? जेम्स एम ली के अनुसार पाठचर्या के नियोजन में 6 पृथक तत्व, 6 अलग अलग तत्व अपनी भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से तत्व हैं? योजना, आयोजन या प्रारूप, प्रकल्प यानी कि डिजाइन, दूसरा है क्षेत्र यानी कि स्कोप, अनुक्रम सीक्वेंस, सातत्य कंटिन्यूटी, संतुलन अथवा विस्तार बैलेंस, और रेंज तथा एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ओके। पाठचर्या नियोजन पाठचर्या विकास प्रक्रिया की सोच या संकल्पना का चरण है। पाठचर्या के नियोजन की प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से उस व्यवस्था का संकेत देती है कि क्या पढ़ाया जाएगा, किसे पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सन 1949 में गल्फ टॉलर ने 4 सरल चरणों में पाठचर्या संरचना की प्रक्रिया को 4 प्रश्नों या तर्क को सुलझाने का एक तरीका बताया है। किसने? गल्फ टॉलर ने 1949 में। बीन एवं अन्य ने पाठचर्या नियोजन के 7 स्तर बताए हैं। माध्यमिक स्तर तक कार्य शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करने संबंधी प्रावधान इसमें विद्यमान है। वैकल्पिक योजना के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रावधान दिया गया है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अकादमिक धारा में व्यापक या सामान्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम और व्यावसायिक धारा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम आते हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य विविधता युक्त पाठ्यक्रम में कुशलता देना है। किसकी बात हो रही है? उच्चतर माध्यमिक स्तर की बात हो रही है। मानव जाति का अस्तित्व और निरंतर विकास प्राकृतिक संसाधनों और परिवेश के विवेकपूर्ण और नियोजित विकास एवं प्रयोग पर निर्भर करता है। पाठचर्या का कार्यान्वयन एक जटिल प्रक्रिया है। पाठचर्या का कार्यान्वयन एक जटिल प्रक्रिया है। किसी भी पाठचर्या को व्यवहार में लाना, उस पर काम करना, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें वो सभी सम्मिलित हैं जो शिक्षार्थियों की शिक्षा में मुख्य भूमिका निभाते हैं। पाठचर्या को विद्यालयों में विकसित, संचालित और प्रस्तावित किया जाता है। कहाँ? विद्यालयों में। पाठचर्या के कार्यान्वयन में अनुभवों का समुच्चय सम्मिलित होता है। पाठचर्या क्रियान्वयन के लिए विद्यालय ही ऐसी एजेंसियां हैं जो पाठचर्या को संचालित करती हैं, उसको व्यवहार में लाती हैं, क्रियान्वयन करती हैं उसका, और छात्रों के विकास में
सीधे सीधे जुड़ी होती हैं। पाठचर्या विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण शिक्षक है। शिक्षक का छात्र, विद्यालय और उनसे संबंधित सभी पक्षों से भावनात्मक संबंध होता है। सेलर एवं अलेक्जेंडर ने 2 प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं, अभी हमने ऊपर ही बताया था, नियोजित पाठ्यक्रम और क्रियान्वित पाठ्यक्रम, प्लान्ड करिकुलम और एग्जीक्यूटिव करिकुलम। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 10 देखिएगा। 10 नंबर चैप्टर कहता है कि शिक्षा एक सोद्देश्य प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा ग्रहण करने के पीछे हमारा एक उद्देश्य निर्धारित होता है तथा पाठचर्या इन उद्देश्यों की पूर्ति का महत्वपूर्ण साधन है। पाठचर्या के माध्यम से ही हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। पाठचर्या के उद्देश्यों का निर्धारण कुछ मूल्यों को लेकर किया जाता है जिन्हें पाठचर्या का आधार माना जाता है। पाठचर्या विकास की प्रक्रिया में 3 पक्षों पर ध्यान देना होता है: समाज, व्यक्ति और सांस्कृतिक विरासत। ओके, 3 पक्षों पर ध्यान देना होता है: सोसाइटी, इंडिविजुअल, कल्चरल हेरिटेज। H.T. जॉनसन ने अपनी पुस्तक फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम में दर्शन शास्त्र को जीवन की आधारभूत समस्याओं के समाधान के लिए अध्ययन योग्य विषय के रूप में परिभाषित किया है। दर्शन, जिसका संबंध जीवन बोध और जीवन मूल्यों से है, पाठचर्या का एक मुख्य आधार भी है। शब्द पाठचर्या को प्रत्यायित करने के लिए दार्शनिक आधार सार्थक भूमिका निभाता है। पाठचर्या का संगठन शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पाठचर्या का संगठन किस लिए किया जाता है? शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। शिक्षा के उद्देश्य हमें दर्शन द्वारा ही प्राप्त होते हैं। किसके द्वारा? दर्शन के द्वारा। पाठचर्या का मुख्य आधार दर्शन ही है, जिसके अभाव में पाठचर्या निष्प्राण हो जाती है। ठीक है, किसके बिना? दर्शन के बिना। ठीक है, पाठचर्या का मुख्य आधार क्या है? फिलॉसफी है, दर्शन है, इसके बिना पाठचर्या निष्प्राण है। आदर्शवाद के अनुसार पाठचर्या का मुख्य आधार मानव विचार एवं आदर्शों की पूर्णता है। आदर्शवाद के अनुसार पाठचर्या में साहित्य, कला, संगीत, भाषाएं, भूगोल, इतिहास, विज्ञान और गणित रखे जाने चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो को प्रकृतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रकृतिवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो को। प्रकृतिवादी पाठचर्या की रचना बालक की प्रकृति एवं रुचियों, योग्यताओं के आधार पर की जाती है। प्रकृतिवादी पाठचर्या की रचना बालक की प्रकृति को देख करके, उसकी रुचि को देख करके, उसकी योग्यता के आधार पर की जाती है। प्रयोजनवाद अंग्रेजी शब्द प्रैग्मेटिज्म का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रैग्मेटिकोस से हुई है। ग्रीक भाषा में प्रैग्मा का अर्थ होता है किया हुआ कार्य। इस विचारधारा का विकास सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रादुर्भाव प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के प्रयत्नों से हुआ है। ओके, प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने को महत्व नहीं देते हैं। प्रयोजनवादी जो हैं वो शिक्षा के उद्देश्यों को उद्देश्य निश्चित करने को महत्व नहीं देते हैं। इनका मानना है कि शिक्षा के लिए न होकर शिक्षा बालक के लिए होनी चाहिए। प्रयोजनवादी दार्शनिक ईश्वर एवं आध्यात्मिक तत्व के स्थान पर व्यक्ति में विश्वास करते हैं और मानव की शक्ति के महत्व को स्वीकार करते हैं। प्रयोजनवादी पाठचर्या उपयोगिता, रुचि, अनुभव और एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला पॉइंट समझिए। पॉइंट क्या कहता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रयोजनवादी पाठचर्या का पहला सिद्धांत उपयोगिता का है। ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा, प्रश्न यहाँ से जरूर पूछेगा 110%। ठीक है, प्रयोजनवादी पाठचर्या का पहला सिद्धांत उपयोगिता का है। इसके अनुसार पाठचर्या में उन्हीं विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालक के जीवन के लिए उपयोगी हों। ये कहता है प्रयोजनवादी पाठचर्या। प्रयोजनवाद के अनुसार पाठचर्या निर्माण का दूसरा सिद्धांत रुचि का है, अर्थात पाठचर्या की रचना करते समय बालक की रुचियों को भी महत्व देना चाहिए। पाठचर्या निर्माण का तीसरा सिद्धांत अनुभव का है सर, अनुभव का सिद्धांत, जो रटने का विरोध करता है। रटना नहीं है,
सीखना है, ठीक है। और पाठचर्या निर्माण का अंतिम सिद्धांत एकीकरण का सिद्धांत है। प्रयोजनवादियों के विचार में मस्तिष्क एक इकाई है और ज्ञान एक है, अतः ज्ञान को अलग अलग विभागों या विषयों में बांटना ठीक नहीं। इसलिए बालक को विभिन्न विषयों का ज्ञान अलग अलग संकुचित रूप में नहीं देकर सभी विषयों को परस्पर संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ से एक बार जरा दोबारा देखो, जो प्रयोजनवादी पाठचर्या का पहला सिद्धांत उपयोगिता का है, जो ये कहता है कि पाठचर्या में वही विषय इंक्लूड करो जो बालक के लिए उपयोगी हो। प्रयोजनवाद के अनुसार दूसरा जो सिद्धांत है वो रुचि का है, पहला उपयोगिता का है, दूसरा रुचि का है, जो ये कहता है कि वही विषय इंक्लूड करो जिसमें बालक को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। तीसरा जो सिद्धांत है वो अनुभव का सिद्धांत है, जो रटने का विरोध करता है। और जो अंतिम है वो एकीकरण का सिद्धांत है, ठीक है, जिसमें यह कहा गया कि सभी सब्जेक्ट्स को एक करके पढ़ाओ। अगला पॉइंट देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। चलिए, इस प्रकार का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। यथार्थवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सुखी एवं वास्तविक जीवन की तैयारी के लिए ज्ञानेंद्रियों का विकास एवं प्रशिक्षण करना है। ये यथार्थवादी शिक्षा की बात हो रही है। यथार्थवादी पाठचर्या उपयोगिता और आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। अस्तित्ववाद पाठचर्या का चयन छात्र स्वयं अपनी आवश्यकता, योग्यता एवं जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल करता है। किसका चयन? अस्तित्ववादी पाठचर्या का चयन छात्र अपने हिसाब से करता है। अस्तित्ववाद विचारधारा के अंतर्गत वैज्ञानिक विषयों की अपेक्षा मानवीय अध्ययनों पर विशेष बल दिया गया है। अस्तित्ववाद को एक दर्शन के रूप में स्थापित करने का प्रमुख श्रेय जयापाल सार्त्र को जाता है। जयापाल सार्त्र को जाता है। अस्तित्ववाद में ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी दोनों तरह की विचारधाराएं विद्यमान है। किसमें? अस्तित्ववाद में, ठीक है। अस्तित्ववाद के अनुसार हमें विद्यार्थी के अस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उसके सार तत्व के बारे में। अस्तित्ववाद व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक है। व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक कौन है? प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद या अस्तित्ववाद? तो आप लिखेंगे अस्तित्ववाद। चलिए, चैप्टर नंबर 11 देखिए, कहता है भारतीय मनीषियों ने मानव मूल्यों की विवेचना मानव को ज्ञान एवं विवेक युक्त प्राणी मानते हुए की है। मानवोचित जीवन लक्ष्यों को ही भारतीय मनीषियों ने मूल्य की संज्ञा दी है तथा भारतीय जीवन मूल्यों के लिए पुरुषार्थ व्हाट आर डिजायर्ड बाय मैन शब्द का प्रयोग किया है। इनके द्वारा प्रतिपादित 4 पुरुषार्थों के रूप में 4 भारतीय मूल्य हैं: अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्बन के अनुसार मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। आदर्शवादी दार्शनिकों के अनुसार मूल्य शाश्वत एवं निरपेक्ष एब्सोल्यूट होते हैं तथा देश, काल आदि के कारण इनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। इन्होंने मूल्यों को ट्रुथ, गुडनेस एवं ब्यूटी यानी कि सत्यम, शिवम, सुंदरम की संज्ञा प्रदान की है। ये तीनों मूल्य व्यक्ति की 3 आध्यात्मिक गतिविधियों ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक से संबंधित हैं। मूल्यों के संबंध में भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोण में जो मूल अंतर है वह सुख की अवधारणा के कारण है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति ही मूल्य है। पार्सन्स के अनुसार मूल्य किसी भी समाज व्यवस्था के विभिन्न उपक्रमों में से किसी एक के चयन का मानदंड है। काने के अनुसार मूल्य वे आदर्श, विश्वास एवं मानक होते हैं जिन्हें समाज या समाज का अधिसंख्य भाग ग्रहण किए होता है। 26 जनवरी सन 1950 को भारतवर्ष में नया संविधान लागू हुआ। ये संविधान विधानसभा में चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा निर्माण किया गया है। संविधान की प्रस्तावना की बात कर लें तो संविधान में सन 1976 में 42वें संशोधन के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया। भारत में संविधान में यह शब्द पहले से विद्यमान पंथ निरपेक्षता की भावना को और प्रबल बनाने के लिए जोड़ा गया था। धारा या आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। इसके अंतर्गत विभिन्न धर्मों के सभी लोगों को एक समान माना जाएगा। कहा गया है कि राज्य द्वारा
भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं रखा जाएगा। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। इस धारा के अनुसार भारत का कोई भी राज्य भारत के नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। धारा 15(2) सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने की समानता का सबको अधिकार है। धारा 15(2) के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के व्यवसायों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश का अधिकार है। 15(3) के अंतर्गत पूर्णतया या आंशिक राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए कुओं, तालाबों, स्नानघरों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार सर्वसामान्य जनता को दिया गया है। धारा 16 लोक सेवाओं में अवसरों की समानता। इसमें सभी लोग बिना किसी भेदभाव के अपनी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। धारा 17 अस्पृश्यता का अंत। इसमें अस्पृश्यता, छुआछूत को निषिद्ध माना गया है। धारा 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता है, वह किसी भी धर्म में विश्वास रख सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। धारा 26 धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। आप अपनी धार्मिक संस्था स्थापित कर सकते हो, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। धारा 26 के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना, उनका प्रबंध करना, अपने धर्म से संबंधित काम को करना, धार्मिक कार्यों के लिए चल अचल संपत्ति प्राप्त करने के अधिकार इसमें दिए गए हैं। धारा 27 धर्म के नाम पर कर लगाने पर प्रतिबंध है। इसके अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य द्वारा किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से चैप्टर 12 हमारा शुरू होता है। ये कहता है क्रिया या गतिविधि क्या होती है। क्रिया या गतिविधि से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जो वास्तविक एवं सहभागी अनुभवों के माध्यम से सीखने को प्रोत्साहित करती है। गतिविधि किसी कार्य को करने या आनंद प्राप्ति के लिए विशिष्ट पद्धतियों से पूर्णता प्राप्त करने की एक संगठनात्मक इकाई होती है। इस धरातल पर मानव की सबसे पहले गतिविधि जन्म के समय उनका रोना माना जाता है कि इस धरातल पर जब मानव आता है तो जो पहली गतिविधि है वो रोने की गतिविधि है, पहले आकर के वो रोता ही है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा स्वयं में जीवन द्वारा दी गई शिक्षा है। एजुकेशन हैज़ टू बी लाइफ इटसेल्फ एंड थ्रू लाइफ। बुनियादी शिक्षा में उद्योगों को स्थान दिया गया और बालक के क्रांतिक विकास पर भी पूर्ण ध्यान देने को कहा गया है। बुनियादी शिक्षा में क्रिया, खोज और वार्तालाप के तत्व निहित हैं, सम्मिलित हैं। बुनियादी शिक्षा का आधार पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। इस प्रकार गांधी जी ने भारतीय संस्कृति के कर्म यानी श्रम को अपनी शिक्षा में स्थान देकर शिक्षा पद्धति को एक नई दिशा दी। श्रम की महत्ता गांधी जी ने शिक्षा में उद्योग धंधों द्वारा प्रतिष्ठापित की है। टैगोर शिक्षा को बालकों के सर्वांगीण विकास का साधन मानते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही बालक का जो है कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक हर तरीके का डेवलपमेंट होगा। टैगोर के विचार में क्रिया और खोज द्वारा शिक्षा के कॉन्सेप्ट विद्यमान हैं। टैगोर ने कहा था, छात्रों के सम्मुख विद्यमान यथार्थ वस्तुओं के संपर्क से उनके अवलोकन और तर्क शक्ति का विकास होता है। टैगोर ने यह तक कहा, पुस्तकों का परित्याग कर जीवित मानव का अध्ययन ही शिक्षा है। टैगोर ने हस्तशिल्प की व्यवस्था भी पाठ्यक्रम में करते हुए क्रिया को प्रधानता दी है। गांधी जी ने भी हस्तशिल्प की शिक्षा पर प्रधानता दी है, क्रिया को प्रधानता दी है। टैगोर ने भी। टैगोर का विचार है कि वही ज्ञान स्थायी रूप से बालकों के मस्तिष्क में रह सकता है जो कि उनके स्वयं के प्रयत्न तथा स्वाध्याय और स्वचिंतन से प्राप्त हुआ हो। रूसो ने बच्चे के व्यक्तित्व के सहज विकास के लिए बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षा की भूमिका पर जोर देते हुए उसके स्वरूप और प्रणालियों में क्रांतिकारी परिवर्तन के सुझाव दिए हैं।
अपनी एमील नामक रचना में रूसो ने बालक के स्वाभाविक आवेगों और वृत्तियों का दमन न करते हुए गतिविधि आधारित खोज परक बाल केंद्रित शिक्षा का आग्रह किया है। रूसो की रचना है एमील। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। जॉन डीवी के अनुसार, किसके अनुसार सर? जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा अनुभव और विकास का एक साधन है जिसमें आदान प्रदान और सहयोग की क्रिया निहित है। आगे पॉइंट क्या कहता है सर? अगला पॉइंट कहता है पढ़ोगे तो तुम्हारे काम आएगा, इसके बदले जो सीखते रहोगे तुम्हारे काम आता रहेगा। यही जॉन डीवी का सिद्धांत है। पूछ लेगा किसका सिद्धांत है? जॉन डीवी का सिद्धांत है। जॉन डीवी के विचार प्रयोगवाद पर आधारित थे, जिससे प्रगतिशील शिक्षा को बढ़ावा मिला, जिसमें करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया जाता था। उन्होंने खोज पर आधारित अधिगम की वकालत की, जिसका केंद्र बिंदु सक्रियता व कार्य आधारित अधिगम अनुभवों पर था। ठीक है, अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में डीवी अधिगम को एक ऐसी क्रिया के रूप में वर्णित करते हैं जहां ज्ञान और विचारों की उत्पत्ति अधिगमकर्ताओं द्वारा दूसरे सहपाठियों या समाज में अंतरक्रिया के फलस्वरूप होती है। ओके, इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। चैप्टर नंबर 13 देखिएगा। पॉइंट कहता है पाठचर्या प्रतिमान का अर्थ पाठचर्या के स्वरूप से है कि पाठचर्या का स्वरूप कैसा है। पाठचर्या प्रतिमान का स्वरूप शैक्षिक लक्ष्यों पर आधारित होता है। पाठचर्या प्रतिमान का स्वरूप किस पर आधारित होता है? शैक्षिक लक्ष्यों पर। समय परिवर्तन एवं सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा के लक्ष्यों में भी परिवर्तन होता रहता है। जिस तरीके से आपके समय परिवर्तन हुआ, समाज में परिवर्तन आ रहा है, उसी तरीके से आपके लक्ष्य में भी परिवर्तन आ रहा है। पाठचर्या में 3 तथ्य, उद्देश्य, प्रक्रिया और परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है। पाठचर्या प्रतिमान को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: उद्देश्य या मूल्यांकन प्रतिमान, प्रक्रिया प्रतिमान और परिस्थिति प्रतिमान। ठीक है, पाठचर्या के उद्देश्य प्रतिमान का आधार व्यावहारिक मनोविज्ञान है। पाठचर्या के उद्देश्य प्रतिमान का आधार व्यावहारिक मनोविज्ञान है। इसमें शैक्षिक उद्देश्यों पर अधिक बल देते हुए पाठचर्या के प्रारूप को विकसित किया जाता है। इसे मूल्यांकन प्रतिमान भी कहा जाता है। पाठचर्या के प्रक्रिया प्रतिमान में प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अंतर्गत पाठ्यवस्तु की सहायता से मानवीय गुणों को डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। इस पाठचर्या को मानवतावादी भी कहा गया है। पाठचर्या के परिस्थिति प्रतिमान के अंतर्गत शिक्षा एवं पाठचर्या को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों को महत्व प्रदान किया जाता है। इसमें प्रणाली विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस, उपागम का प्रयोग करके परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाता है। हिल्दा टाबा के जमीनी प्रतिमान के अंतर्गत पाठचर्या के निर्माण के लिए अभिभावकों, अध्यापकों, छात्रों और विभिन्न समुदायों विशेष को भी सम्मिलित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये प्रतिमान लोगों का, लोगों के द्वारा व लोगों के लिए प्रतिमान है। हिल्दा टाबा ने अपने व्यापक मूल्यांकन पाठचर्या प्रतिमान के 4 प्रमुख सोपानों का उल्लेख किया है: उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण अधिगम क्रियाओं के लिए प्रमाण, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटकों के लिए प्रमाण, उद्देश्यों से संबंधित छात्रों के व्यवहारों के लिए प्रमाण। ठीक है, जमीनी प्रतिमान को अंग्रेजी में ग्रास रूट मॉडल कहते हैं और इसको तृणमूल प्रतिमान भी कहा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। जमीनी प्रतिमान को ग्रास रूट मॉडल और इसको तृणमूल प्रतिमान भी कहा जाता है। पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो तृणमूल के नाम से पूछा गया था। ठीक है, जमीनी प्रतिमान का अर्थ यह है कि शिक्षा प्रक्रिया में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों का मुख्य कारण पहचान करके उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती कि व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, उसको पहचान करके फिर उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। जमीनी प्रतिमान को बाल केंद्रित प्रतिमान भी माना जाता है। ये प्रतिमान हर प्रकार से बालक की आवश्यकताओं के इर्द गिर्द ही रहता है। हिल्दा टाबा का कथन है, पाठचर्या एक क्रिया योजना अथवा लिखित दस्तावेज है जो कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रणनीतियों को सम्मिलित करता है।
प्रशासनिक प्रतिमान का प्रतिपादन गैलेन सेलर ने किया है। नोट कीजिए, प्रशासनिक प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया? गैलेन सेलर ने। इस प्रतिमान के द्वारा ही पाठचर्या का उचित प्रबंधन किया जा सकता है, क्योंकि पाठचर्या के विकास में प्रशासनिक प्रतिमान को एक तकनीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रदर्शन प्रतिमान को प्रशिक्षण का परंपरागत प्रतिमान भी कहा जाता है। इस प्रतिमान का प्रतिपादन टॉयलर के द्वारा, प्रदर्शन प्रतिमान का प्रतिपादन टॉयलर के द्वारा किया गया है। प्रदर्शन प्रतिमान का प्रयोग आमतौर पर निम्न और सामान्य श्रेणी के बालकों के लिए किया जाता है। प्रदर्शन प्रतिमान को ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पक्ष के मध्य का मार्ग भी माना जाता है। वेरी गुड। चैप्टर 14 देखिएगा। चैप्टर 14 कहता है, बस 7 पेज आपके और बचे हैं। चैप्टर 14 कहता है कि पाठचर्या प्रारूप शब्द अंग्रेजी के शब्द करिकुलम प्रारूप या डिजाइन, करिकुलम डिजाइन का हिंदी रूपांतरण है। पाठचर्या प्रारूप का शाब्दिक अर्थ पाठचर्या की व्यवस्थित रूपरेखा है, जिसमें पाठचर्या के निर्माण से मूल्यांकन तक की प्रक्रिया का क्रमिक विवरण होता है। पाठचर्या प्रारूप शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो इसका प्रयोग एक प्रक्रिया यानी प्रोसेस को इंगित करता है, जैसे पाठचर्या निर्माण की प्रक्रिया। जब इसका प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है तो यह उस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आए उत्पाद को इंगित करता है, जैसे पाठचर्या प्रारूप। ओके, अगला पॉइंट, पाठचर्या प्रारूप के 5 प्रमुख तत्व या घटक होते हैं। शिक्षार्थी एवं समाज के विषय में मान्यताओं का एक संरचनात्मक ढांचा, लक्ष्य एवं उद्देश्य, विषय वस्तु का चयन और उसका क्षेत्र, विस्तार, क्रम, क्रियान्वयन की विधि और मूल्यांकन, ये 5 प्रमुख तत्व या घटक होते हैं। पाठचर्या प्रारूप मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। विषय केंद्रित प्रारूप सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन, विद्यार्थी केंद्रित प्रारूप लर्नर सेंटर्ड डिजाइन, समस्या केंद्रित प्रारूप प्रॉब्लम सेंटर्ड डिजाइन, ये 3 भाग हैं। आगे बढ़ेंगे, पॉइंट देखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने कहता है, पाठचर्या के विषय केंद्रित प्रारूप के अंतर्गत विभिन्न विषयों को केंद्र में रखा जाता है। किसके अंतर्गत? विषय केंद्रित प्रारूप के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कहता है कि विद्यार्थी केंद्रित प्रारूप मुख्यतः विद्यार्थी की रुचि एवं आवश्यकताओं को केंद्र में रख करके किया जाता है, बनाया जाता है। किसी वास्तविक या उपकल्पित समस्या को केंद्र में रखकर पाठ्यवस्तु को संगठित करने के लिए जब पाठचर्या प्रारूप का निर्माण किया जाता है तो इसे समस्या केंद्रित पाठचर्या प्रारूप कहा जाता है। डी.के. व्हीलर ने अपनी पुस्तक करिकुलम प्रोसेस में पाठ्यक्रम प्रक्रिया की विस्तृत विवेचना की है। व्हीलर के अनुसार पाठ्यक्रम संरचना के प्रमुख 5 सोपान या पद होते हैं। सीखने की प्रक्रियाओं के दौरान छात्र जो अनुभव अर्जित करता है वे अधिगम अनुभव हैं। पाठ्यक्रम संरचना का अंतिम सोपान संपूर्ण प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से मूल्यांकन करना है। पाठचर्या मूल्यांकन का अर्थ पाठचर्या के विभिन्न घटकों, उद्देश्यों, विषय वस्तु, विधियां, छात्रों की जांच के लिए मूल्यांकन पद्धति के मूल्यांकन से है। पाठचर्या मूल्यांकन का उद्देश्य पाठचर्या के पुनर्निवेश को संचित करना और उसके प्रयोग में पाठचर्या में सुधार लाना है। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। चैप्टर नंबर 15 देखिएगा, यहाँ से आपके 5 पेज और बच रहे हैं। चैप्टर 15 कहता है कि पाठचर्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में धुरी का काम करती है। कौन? पाठचर्या। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक सेंटर का काम करती है। पाठ्यक्रम पाठचर्या ही शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के बीच की कड़ी है। पाठचर्या के अभाव में शिक्षक एवं अधिगमकर्ता दोनों अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। वर्तमान शैक्षिक प्रक्रिया में हमें 2 प्रकार की पाठचर्या देखने को मिलती है। कौन कौन सी? केंद्रीकृत पाठचर्या और विकेंद्रीकृत पाठचर्या। अब दोनों में यहाँ से अंतर को समझिए कि इन दोनों में अंतर क्या है वो समझिए आप। केंद्रित पाठचर्या वो पाठचर्या है जिसके निर्माण, योजना, प्रक्रिया इत्यादि के समस्त निर्णय एक राष्ट्रीय यानी केंद्रीय कार्यालय के द्वारा लिए जाते हैं, जिसे सामान्यतः हम केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भी कहते हैं। नागेल के अनुसार केंद्रीकृत पाठचर्या प्रणाली के निर्धारण में केंद्रीय सरकार प्रमुख भूमिका निभाती है।
केंद्रीकृत पाठचर्या में देश के सभी छात्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था रहती है। केंद्रीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार माध्यमिक और तृतीयक संस्थानों में प्रवेश की आवश्यकताएं हर जगह समान हैं। इस पाठ्यक्रम में पाठ्यपुस्तक की एक रूपता देखने को मिलती है। केंद्रीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार मुद्रित पाठ्यक्रम पुस्तकें शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू होने से पहले जांची जाती हैं। विकेंद्रीकृत पाठचर्या केंद्रीकृत पाठचर्या के विपरीत है। इसमें पाठचर्या का निर्माण, योजना और क्रियान्वयन राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के हाथों में होता है। वर्तमान समय में हम विश्व के अधिकांश देशों में विकेंद्रीकृत पाठचर्या को अपनाया जा रहा है, जिसकी प्रमुख वजह यह है कि यह पाठचर्या संस्कृति, मूल्यों, आदर्शों को उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर स्थान देती है। विकेंद्रीकृत पाठचर्या में छात्र वही अध्ययन करते हैं जो उनके और समाज के लिए सार्थक है, जिसमें वे रहते हैं। विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना सरल होता है। भारत में शिक्षा वर्तमान समय में समवर्ती सूची का विषय है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र एवं राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। ठीक है, चैप्टर 16 देखिएगा यहाँ से। चैप्टर 16 कहता है वर्तमान युग सूचना विस्फोट का युग है। सूचना एवं संचार तकनीकी के अंतर्गत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एवं कंकरिंग तीनों प्रकार की तकनीकी इसमें सम्मिलित हैं। कंप्यूटर, बहुमाध्यम, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, मोबाइल, डिजिटल संचार प्रविधियों के बढ़ते आविष्कार के फलस्वरूप सूचना एवं संचार तकनीकी की शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता बढ़ती ही जा रही है। आज पूरा संसार एक गांव की तरह सबकी पहुंच में है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजधानी या जिला मुख्यालय पर बैठे शिक्षा प्रशासकों द्वारा नियंत्रण भी रखा जा रहा है। शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सूचना प्रबंध प्रणाली तथा जिला स्तर पर जिला शैक्षिक सूचना प्रणाली जैसे सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, जो शिक्षा के प्रशासन में सम्यक नियंत्रण रखता है। कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले शिक्षण अधिगम सामग्री TLM में परंपरागत सामग्री के स्थान पर अब इलेक्ट्रॉनिक्स TLM प्रयुक्त हो रहे हैं, जिससे छात्रों की अधिगम क्षमता बढ़ी है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग ऑडियो, वीडियो, कंप्यूटर प्रदत्त सामग्री के लिए किया जाता है। ICT बच्चों को अपनी रचनात्मक कल्पना की खोज के नए अवसरों के साथ विभिन्न मल्टीमीडिया माध्यमों के द्वारा अपने स्वयं के अनुभव प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान करती है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार लिबरल एजुकेशन का अर्थ है नॉन वोकेशनल एजुकेशन, अर्थात उदार शिक्षा, अव्यावसायिक शिक्षा या फिर सामान्य शिक्षा। ग्रीस में शिक्षा का अधिकार सिर्फ स्वतंत्र व्यक्तियों को था। ग्रीक समाज में गुलाम व्यवस्था थी। गुलामों के विपरीत स्वतंत्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शिक्षा उदार शिक्षा के नाम से पुकारी जाती थी। वही ये लिबरल एजुकेशन है। इसमें तर्क, व्याकरण, गणित, संगीत, खगोल विद्या पढ़ाई जाती थी। उस काल में ये सामान्य शिक्षा कहलाती थी। उदार शिक्षा ही संस्कृति का संरक्षण, विकास और हस्तांतरण कर सकती है। यदि समाज की संस्कृति भौतिक है तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में भौतिक उद्देश्यों की प्राप्ति, लौकिक विषयों की पाठ्यक्रम में प्रधानता और लौकिक संबंधों पर आधारित गुरु शिष्य परंपरा होती है। शिक्षा द्वारा संस्कृति के हस्तांतरण में भी सहायता मिलती है और इसी के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति का हस्तांतरण होता रहता है। चैप्टर नंबर 17 कहता है पाठचर्या विकास के लिए 3 आधार स्तंभ बताए गए हैं: प्रासंगिकता, समानता और उत्कृष्टता। पाठचर्या में स्वदेशी ज्ञान का समेकन हो ताकि छात्र जो स्वदेशी ज्ञान में निहित विराट शक्तियों, उसकी गहराई और प्रासंगिकता से परिचित हैं, वे इसे जान सकें। पॉइंट कहता है कि भूमंडलीकरण तीव्र प्रगति से होने वाले महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का एक परिणाम है और एक प्रकार का भू राजनीतिक विकास है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में कहा जा सकता है कि वो दूरसंचार, दूरदर्शन और कंप्यूटरों का एक ही बिंदु पर मिलन है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रभाव केवल शिक्षण शैली पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि ये सीखने की शैली भी बदल देगी। हाल ही में मंजूर की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY
युवाओं के कौशल प्रशिक्षण हेतु एक प्रमुख योजना है। इसके तहत 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के दायरे में लाया जाएगा। केवल प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और उद्योग द्वारा तय मानदंडों पर आधारित होगा। जो कौशल प्रशिक्षण है वो कार्यक्रम के तहत आकलन संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन और प्रमाण पत्र के आधार पर प्रशिक्षणों को नगद पारितोषिक दिया जाएगा, जो औसतन 8,000 रुपये प्रति प्रशिक्षु होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन NSDC के प्रशिक्षण साझेदारों द्वारा किया जाएगा। NCF 2000 में यह भी प्रस्ताव किया गया कि जिन विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उनके पास स्वयं अपने प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र होने चाहिए। अर्थशास्त्र में नया प्रश्न पत्र, अर्थशास्त्र में पर्यावरणीय अध्ययन इसके नाम से शामिल किया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में पर्यावरणीय जैव विज्ञान नामक एक नया विषय भी आरंभ किया गया है। शांति शिक्षा की शुरुआत प्रारंभ में वेल्स के अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज से हुई, जहां इसके अध्ययन को आवश्यक मानते हुए इसके पाठ्यक्रम को 3 रूप कल्पित किए गए: शांति के विषय में शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा और सकारात्मक शांति। ओके, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के उपागम हैं भाषा, सामान्य आधार पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य और व्यावसायिक विषय चयन। सार्वभौमिक शिक्षा का संप्रत्यय वसुधैव कुटुंबकम से लिया गया था। हॉलक्विस्ट के अकॉर्डिंग शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। लास्ट चैप्टर 18 देखिएगा। कहता है कि मूल्य शिक्षा का अर्थ है मूल्यों की शिक्षा और मूल्य समाहित यानी मूल्य परक शिक्षा। JS वर्मा समिति ने मूल्यों के संबंध में सिफारिशें दी हैं। NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए पंचमूल्य सूत्र तैयार किए गए हैं: सफाई, सच्चाई, समानता, सहयोग और श्रम। ठीक है। मूल्यपरक शिक्षा में स्कूल उपागम, एकीकृत उपागम, बहुआयामी उपागम पर अधिक बल दिया जाता है। मूल्य शिक्षा से अभिप्राय है जिसमें हमारे नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य समाहित हो। श्रम गरिमा का अर्थ है श्रम गरिमा की महत्ता को स्वीकार करना। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड उम्मीद है कि यहीं से पूरा पेपर आपको मिलेगा। और आपको बता दें कि जो योगा एजुकेशन की क्लास है वो भूल मत जाना, वो हमने पहले ही करा दिया है। पता लगे आप वेट करते रहो कि सर वीडियो नहीं आई, अभी हमने इस वीडियो से पहले उसको करा दिया है। योगा एजुकेशन शॉर्ट नोट्स भी करवा दिए, ऑब्जेक्टिव भी करा दिए। ठीक है, और अब इसके बाद पेपर 3 के MCQs आना बाकी है। थैंक यू सो मच।